हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीटी 365 जो कि हमारी इकोनॉमी की चल रही है। तो 3 लेसन आ चुकी है, आज 4th लेसन है। आज हम लोग यहाँ पे बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जो भी टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हमने यहाँ पे कवर कर ली थी और लाइसेंस के बारे में भी हमने देखा था। अभी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 ये न्यू अमेंडमेंट होकर आया है कानून, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर से, फिर हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आएंगे। ये कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछी थी, उसको डिस्कस कर लेती हूँ और आज आपके लिए कुछ फ्रेश क्वेश्चन है, उसके आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। फर्स्ट क्वेश्चन था कि कंसीडर द फॉलोइंग एक्शन, जिसमें कि गवर्नमेंट ये सारे एक्शन लेते हैं और वो भी किस लिए, तो करेंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट इट मीन्स कि जो करेंट अकाउंट है वो घाटे में चल रहा है और करेंट अकाउंट कैसे मेजर किया जाता है, तो इसको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। अब हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एक्सपोर्ट हमारा बहुत कम है और इंपोर्ट हमारा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग घाटे में चलते हैं। जहाँ इंपोर्ट ज़्यादा हो गया और एक्सपोर्ट कम हो गया तो वो घाटा हो जाता है। सेम वैसे ही जैसे कि आप देखते हो कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है और रेवेन्यू कम जनरेट हो पाती है। तो अपने ये एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सिंपली आप ऐसे सोच सकते हो कि इंपोर्ट को घटाना और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या यहाँ पे लिए जा सकते हैं स्टेप्स। तो सबसे पहला है कि डोमेस्टिक करेंसी को डीवैल्यूएट करना। देखिए, जैसे चाइना है वो एक्सपोर्ट हब कंट्री है, तो वो क्या करते हैं कि सारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। तो चाइना की जो करेंसी है ना, हमेशा आप देखोगे कि वो अपने करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यूएट करते हैं। इट मीन्स कि उससे क्या होता है ना कि चाइना को ही प्रॉफिट होता है। एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ अपने जो रुपीज़ है, डोमेस्टिक करेंसी होती है ना, उनको वो लोग अपना कम करके रखते हैं। तो रुपीज़ तो हमारे यहाँ की करेंसी है, लेकिन और भी कंट्रीज़ की जो भी करेंसी है वो अगर कम करके रखते हैं तो उनको वहाँ पर अपना एक्सपोर्ट करने में फ़ायदा होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सेकेंड है कि हमें जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ देते हैं जितने भी गुड्स में, तो उसे कम करना होगा। एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ कम करना होगा क्योंकि सरकार के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट दिया जाता है, तो उसको कम कर सकते हैं। थर्ड है कि अट्रैक्ट कर सकते हैं ग्रेटर एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसा पॉलिसीज़ लाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फंड हम लोग को FII से ले आना चाहिए। तो ये चीज़ें कही जा रही है। लेकिन आप देखो कि FDI आता है तो क्या होता है, FDI आता है यानी कि फॉरेन कंट्री से कंट्रीब्यूशन आती है या फिर इन्वेस्टमेंट आता है। तो उससे हमारे पर्टिकुलर पॉलिसीज़ जो भी है उसमें अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे वो पॉलिसीज़ में पैसे की कमी नहीं होती, पैसे अच्छे से मिलते हैं, तो उससे अच्छा तरीके से वो पॉलिसी डेवलप हो पाता है। इससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा हो पाता है। तो ये आप देखो कि करेंट अकाउंट डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए FDI और FII उस तरीके का रोल प्ले नहीं करते और इसमें सरकार को ध्यान देने की इस मोटिव के लिए ज़रूरत नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन में आपका थर्ड है। अगर आप लोग थोड़ा सा माइंड प्ले करोगे तो इसमें आप समझोगे कि थर्ड अगर आप लोग पकड़ लेते हो, समझ में आ जाता है कि थर्ड यहाँ पे करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो वैसे भी आप लोग का आंसर निकल कर आ जाएगा अगर आप लोग फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में श्योर हो कि नहीं हो। तो 3 स्टेटमेंट जहाँ भी हो तो उसको जैकपॉट क्वेश्चन समझ के चलिए, क्योंकि वो आपसे कहीं ना कहीं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे वो क्लियर हो सकता है, क्वेश्चन आप बना सकते हो। चलिए आइए, आज के लिए आपके पास क्वेश्चन है 2011 का कि कौन सी यहाँ पे फॉलोइंग है जो कि नॉट अ फीचर ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, वैट जिसे कहते हैं, तो उसकी फीचर नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है। सेकंड है कि ये टैक्स है जो कि वैल्यू एडिशन पे लगाया जाता है हर एक स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शंस में, जो कि प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चेन में। थर्ड है कि ये एक तरीके का टैक्स है जो कि फाइनल कंजप्शंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है और मोस्ट अल्टीमेटली आप देखोगे कि ये कस्टमर के द्वारा ही लगाया जाता है। ये बॉन्ड होता है, लगाया नहीं जाता, कस्टमर के द्वारा ही इसको पे किया जाता है। फोर्थ है कि बेसिकली एक सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट का है, जो कि ना ही सिर्फ यहाँ पे फैसिलिटेटर है अपने सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशंस के लिए। तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट आपको दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि विच वन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे 2013 में आया है क्वेश्चन कि RBI जो है कमर्शियल बैंकों को रेगुलेट करती है, जो कि हमने भी देखा, बट किस किस मैटर में रेगुलेट करती है? क्या उसके एसेट को लिक्विडेट करने में, या फिर ब्रांच एक्सपेंशन में, या फिर जो ब्रांच बढ़ाया जाता है, हर एक बैंक की आप देखते हो कि शाखाएँ बहुत होती है, तो उसके एक्सपेंशन में यहाँ पे कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करती है, या फिर मर्जर ऑफ बैंक, जो कि आज के डेट में बैंकों की मर्जर हो रही है, या फिर वाइंडिंग अप ऑफ बैंक, यानी कि बैंकों का ख़त्म होना, उसे बंद कर देना। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कमर्शियल बैंकों को रेगुलेट RBI किस किस मैटर में करता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड, इस तरीके से आप लोग कमेंट कीजिएगा। आइए अब हम लोग अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस टॉपिक के साथ, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 के साथ। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली अभी पार्लियामेंट के द्वारा ये पास किया गया है कानून, जिसमें कि जितने भी डिपॉजिटर है, जैसे कि अगर आपका
आप अपना पैसा कॉर्पोरेट बैंक में रखे हो तो उसको यहाँ पे ज़रूरत है कि प्रोटेक्ट किया जाए, और आरबीआई को यहाँ पे एम्पावर किया जाएगा कि वो बैंकिंग एक्टिविटीज़ जो भी कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ की है उसको वो रेगुलेट करें। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग को कॉर्पोरेट बैंक के बारे में समझना होगा कि व्हाट इज़ कॉर्पोरेट बैंक एंड इनका फंक्शंस क्या होता है। एक्चुअली कॉर्पोरेट बैंक भी एक बैंक की तरह होते हैं जो कि फाइनेंशियल एंटिटीज़ हैं, और ये कॉपरेटिव बेसिस पे ये आपका स्टैब्लिश किया गया, यानी कि लोगों को कॉपरेट करने के लिए अगर आपको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है तो लोन चाहिए, तो इस तरीके का बैंक बनाया गया है कि आपको सहायता करेंगे, आपको कॉपरेट करेंगे, फाइन। और ये इसके अपने जो मेंबर होते हैं वो इसके बिलोंगिंग होते हैं। इसका मतलब है कि जो कस्टमर होते हैं कॉपरेटिव बैंक के वो इसके ओनर भी होते हैं। अगर आप यहाँ पे कस्टमर हो तो इनके ओनर भी आप ही होंगे। ब्रॉडली अगर आप देखो तो कोऑपरेटिव बैंक जो इंडिया में है वो दो कैटेगरी में है, एक तो आपको ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलेगा और एक अर्बन एरिया में देखने को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र की जिसे हम लोग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा रजिस्टर किया जाता है, और ये एक प्रोविजंस है जो कि या तो आपका स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट जो स्टेट का है उसमें आएगा, या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 है, इसके अंदर इसको रजिस्टर किया जाएगा। इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर भी इसको रजिस्टर किया जा सकता है, या फिर 2-3 स्टेट के साथ मिलकर जो है यहाँ पे मल्टी स्टेट के अंदर भी इस कानून के अंदर इसको रजिस्टर किया जा सकता है, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होंगे। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की जो रेगुलेशन है ना उसको दो भाग में स्प्लिट किया गया है। एक है यहाँ पे आरबीआई और दूसरा है यहाँ पे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी इसको रेगुलेट करेंगे। वहीं अगर हम लोग स्मॉलर जो छोटे छोटे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उसको भी यहाँ पे आपका नाबार्ड और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड किया गया है। ये फर्दर भी आप देखो कि जो यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं लेकिन छोटे छोटे हैं, तो इसको भी यहाँ पे नाबार्ड है। नाबार्ड कहने का मतलब क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक्चुअली इस एक तरीके का बैंक है जो कि फाइनेंस करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ पे जो फाइनेंस किया जाता है वो नाबार्ड के द्वारा भी की जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका स्टेट गवर्नमेंट भी होंगे। रजिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट अगर हम लोग देखें जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, तो ये यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो उनके द्वारा ये गवर्न किया जाता है इन केस जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का है और एक सिंगल स्टेट में अगर वो ऑपरेट हो रहे हैं। लेकिन सेंट्रल अगर यहाँ पे देखती है जो कि मल्टी स्टेट में आपका ऑपरेट हो रहा है। इट मीन्स कि दो तरीके का आपको पता चला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एक तो सिंगल स्टेट के अंदर आता है, एक मल्टी स्टेट के अंदर आता है। तो जो सिंगल स्टेट के अंदर आते हैं और इसके जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो सबको कौन इसको गवर्न करते हैं, तो वो स्टेट के ही अंदर आता है। इट मीन्स कि रजिस्ट्रार जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के होते हैं वो यहाँ पे देखते हैं इसको। लेकिन अगर आप लोग देखो कि ये मल्टी स्टेट के अंदर है तो इसको कौन देखता है, तो इसको सेंट्रल जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं वो इसको गवर्न करते हैं। सिंगल स्टेट का एक स्टेट ही अपना ही राज्य यहाँ पे करते हैं, लेकिन अगर 2-3 स्टेट का है तो उसको सेंट्रल जो है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो उसको देखते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कानून में क्या क्या बातें रखी गई है, इसको देखते हैं। एक्चुअली ये कानून जो इस बार लाया गया ये पहले ही आपका 2020 में ऑर्डिनेंस के थ्रू इसको लाया गया था। ऑर्डिनेंस क्या होता है? अध्यादेश होता है, जो कि आप देखो कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, मेनली पार्लियामेंट की 3 सेशन होती है, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। तो ये तीनों सेशन अगर नहीं होता है, इसके अलावा आप देखो कि कुछ महीने ऐसे होते हैं जब वहाँ पे पार्लियामेंट काम नहीं करते, लेकिन उस समय भी बहुत ज़्यादा कानून की ज़रूरत होती है। अगर कोई एक अर्जेंट ऐसा लगे कि हाँ कानून पास कराना ज़रूरी है, तो उस समय प्रेसिडेंट को और राज्यों में गवर्नर को ये अधिकार है, कि वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। तो ये ऑर्डिनेंस आया था। अब ऑर्डिनेंस आने के बाद जब भी पार्लियामेंट सेशन में आती है तो ज़रूरत होता है कि उन सारे ऑर्डिनेंस को फिर से पास कराया जाए सबकी सहमति से। तो ये एक्ट बन गया, कानून बन गया, अब ये इम्प्लीमेंट होगा। अब यहाँ पे और बातें क्या रखी गई है कि इशुएंस ऑफ जो शेयर्स और सिक्योरिटीज़ है वो कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो उस एरिया में जहाँ पे ये कोऑपरेटिव बैंक है, मतलब कि जहाँ पे भी ये बैंक है जहाँ पे काम करते हैं, उस एरिया के विदिन जितने भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं और भी जो मेंबर है वो सब जो है ना, उनको ज़रूरत है कि आरबीआई से पहले अप्रूवल ले। अगर उनको उस कोऑपरेटिव बैंक में शेयर लेना है या फिर सिक्योरिटीज़ खरीदनी है तो सबसे पहले आरबीआई से अप्रूवल ले, तब जाकर ये काम वो कर सकते हैं। तो पहली चेंजेस ये की गई है। दूसरी है कि पावर है कोऑपरेटिव बैंक को एग्जेम्प्ट करने का भी। इट मीन्स कि आरबीआई जो है कोऑपरेटिव बैंक को एग्जेम्प्ट भी कर सकती है, या फिर कोऑपरेटिव बैंक के कुछ क्लासेस को भी एग्जेम्प्ट कर सकती है, यानी कि छूट दे सकती है। कोई भी इस कानून के थ्रू अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसमें कुछ सर्टेन प्रोविजंस दी गई है। इट मीन्स कि कोऑपरेटिव बैंक को कुछ छूट भी दी गई है। अब कैसी छूट दी गई है उस चीज़ को यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया गया है। साथ ही सुपरसेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। आरबीआई जो है वो सुपरसीड करेगी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाएगा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए, तो उसमें आरबीआई यहाँ पे रहेगी,
और वो भी 5 साल के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस को लेकर। इन केस अगर कोऑपरेटिव बैंक जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑफ ए स्टेट के अंदर जो रजिस्टर्ड है, तो आरबीआई भी यहाँ पे जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे हर एक राज्य के, तो उनका भी वो सुपरसीड करेगी और यहाँ पे जो कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट होंगे उनके कंसल्टेशन के बाद ही जो है वो उसको सुपरसीड कर सकती है। तो ये समझ गए आप, दो तरीके से कोऑपरेटिव बैंक को समझते जाइए, एक तो जो सिंगल स्टेट में होते और दूसरा जो मल्टी स्टेट वाले होते, तो दोनों के लिए अलग अलग थोड़ा प्रोविज़न हो जाता है। थर्ड है कि यहाँ पे जो एक्ट है इसमें सेंट्रल बैंक को अलाउ किया गया है कि वो एक स्कीम्स को इनिशिएट कर सकते हैं कोई भी एमलगेमेशंस को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, यानी कि बैंकों को अगर जोड़ना है, एक साथ लाना है, तो उसके लिए रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई भी स्कीम को इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लूजन है, बाहर क्या क्या रखा गया है कि इस एक्ट में जो है आपका कुछ सर्टेन चीज़ें हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आपका अप्लाई नहीं होता है। तो सबसे पहले है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, इट मीन्स कि इसके अंदर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी नहीं आएंगे। कोऑपरेटिव जो लैंड मॉर्गेज बैंक है वो यहाँ पे नहीं आएंगे, या फिर कोई और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो यहाँ पे इसके अंदर नहीं अप्लाई होंगे। तो ये कुछ यहाँ पे प्रोविजंस है जो कि इस कानून के अंदर रखा गया है। अब इससे कुछ रिलेटेड न्यूज़ है उसको भी देख लेते हैं। आरबीआई के द्वारा रिसेंटली अभी साइबर सिक्योरिटी विजन फ्रेमवर्क को रिलीज़ किया गया है, वो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। तो इसका एम क्या है, क्यों लाया गया है साइबर सिक्योरिटी विजन्स? इट मीन्स कि आप देखते हो कि आजकल जो है बहुत ज़्यादा साइबर थ्रेट देखने को मिल रहा है, तो इसलिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो सेक्टर है ना उसमें साइबर सिक्योरिटी रहे, उसके लिए इस तरीके का एक फ्रेमवर्क बनाया गया जिसमें कि आईटी और साइबर थ्रेट इन्वायरमेंट को इन्वॉल्व किया गया है। इसी को देखते हुए जो आज के डेट में आप देख रहे हो कि साइबर थ्रेट बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, तो उस चीज़ से सिक्योर करने के लिए यहाँ पे एक तरीके का फ्रेमवर्क लाया गया है। इसमें 5 पिलर्ड स्ट्रैटेजी है। सबसे पहला है कि गवर्नेंस ओवरसाइट, यानी कि काम करने के तरीके को बेटर किया जाएगा, और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट की जाएगी, बेटर तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, एप्रोप्रिएट रेगुलेशन एंड सुपरविजन होगा, साथ ही कोलैबोरेशन होगा अच्छा खासा, और जितनी भी ज़रूरत की आईटी और साइबर सिक्योरिटी स्किल्स की ज़रूरत होगी उन सारी चीज़ों को डेवलप किया जाएगा। फाइन, तो ये चीज़ें रही। सेकंड है कि आरबीआई जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों से पूछेगी कि वो यहाँ पे सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये जो सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन है, इसका कहने का मतलब है कि एसेट का क्लासीफाई करना, यानी कि बैंकों का टोटल जितना एसेट है, जो टोटल जितना धन है, उसको एक मतलब कि डाउनग्रेडिंग या फिर अपग्रेडिंग उस तरीके से यहाँ पे एसेट को क्लासीफाई करना है। और एक कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ द बैंक होगा जिसमें कि ऑटोमेटेड मैनर में अपने आप से ये जो है ना एक मैनर यहाँ पे सेट कर दिया जाएगा, उस हिसाब से ये जितने भी इनकी एसेट है वो क्लासीफाई होते रहेगी। इसका एम यही है कि सही तरीके से काम हो, एफिशिएंसी अच्छा हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और काम जितनी भी एसेट है बैंकों का, जितनी भी एसेट है वो उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, यानी कि सही तरीके से काम हो, पैसे का जितना भी लेन देन है और जितनी टोटल कैपिटल है बैंकों के एसेट है उन सब के ऊपर जो है सही तरीके से निगरानी हो। साथ ही साथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है इनका टोटल एसेट 1000 करोड़ या फिर इससे ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया को मीट करते हैं, तभी वो जाकर अपने यहाँ पे ये सिस्टम बेस्ड जो एसेट क्लासिफिकेशन है उसको वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हर एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में इसको ज़रूरत नहीं है इम्प्लीमेंट करने का, वही सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जहाँ पे उनकी टोटल एसेट 1000 करोड़ या फिर इससे ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा एसेट अगर किसी भी बैंक में होता ही है जनरली, लेकिन ये कोऑपरेटिव बैंक की बातें की जा रही है, तो अगर यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में इतनी एसेट होगी तो वाजिब सी बात है कि उसको मैनेज करना और उसको सही तरीके से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए इस तरीके का सिस्टम लाया जा रहा है। तो ये कंडीशन जो अप्लाई किया गया है ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। फाइन, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोऑपरेटिव बैंक्स। आई होप कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन होगा तो या तो आप फिर से रिवाइंड करके सुन लो, या तो आप कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आरआरबी में, जो कि होता है अलग तरीके का बैंक, रीजनल रूरल बैंक। देखिए हमारे कंट्री में बहुत तरीके के बैंक हैं, तो हर एक तरीके का भी हम लोग और भी यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। तो हर एक बैंक की ना आप लोग को 2-3 चीज़ें खास पता होना चाहिए। सबसे पहला पता होना चाहिए कि उस बैंक जो है वो बैंक किस कानून के तहत रेगुलेट हो रहा है। सेकंड चीज़ है कि उस बैंक का मेन काम क्या है, क्या क्या उसकी मेन फंक्शन है। ठीक है, ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है। अब आरबीआई जो यहाँ पे जो आरआरबी बनाया गया है, रीजनल रूरल बैंक, तो ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक आपका बैंक बनाया गया है, क्योंकि बैंकों को एकदम लोगों से कनेक्ट करना है। इस तरीके का हमारे यहाँ एक ये जरिया चला हुआ है, तो गांव-गांव तक लोगों को जो है ना बैंकों के लिए शहर आना ना पड़े, इसलिए बैंकों को ही गाँव में जाकर रख दिया गया है। तो इसलिए ये रीजनल रूरल बैंक बनाए जाते हैं। आरबीआई के द्वारा अलाउ किया गया है कि ये जो
जो रीजनल रूरल बैंक है इसमें भी अब लैफ रखा जाएगा, यानी कि जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, एमएसएफ होगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, कॉल और नोटिस मनी मार्केट भी होगा। आज के डेट में आप देखो कि आरबीआई को ये परमिट नहीं किया गया था कि वो लिक्विडिटी विंडो जो आरबीआई का है उसको एक्सेस कर सके या फिर कॉल और जो नोटिस मार्केट होता है उसको एक्सेस कर सके। तो आरआरबी को ये सारी चीज़ों की परमिशन नहीं थी, बट आरबीआई के द्वारा अब ये सारी चीज़ें जो है परमिट कर दी गई है। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ये लैफ और एमएसएफ ये सारी चीज़ें क्या होती है। उससे पहले आप समझो रीजनल रूरल बैंक के बारे में, मीन्स ये किस तरीके का बैंक है। तो सबसे पहले तो आप समझ गए ग्रामीण क्षेत्र की बैंक है, लेकिन ये सेटअप किया गया है किसके द्वारा, तो ये स्टेट के द्वारा स्पॉन्सर भी किया जाता है। रीजनली ये बेस्ड होता है, रूरल ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन है, यानी कि बेसिकली ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों पे ही ध्यान दिया जाता है। और ये जो कानून लाया गया है इनका अपना बाकायदा अलग कानून है जिसको रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 का कहा जाता है। मेनली ये रेगुलेट किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, लेकिन इसको जो सुपरवाइज किया जाता है वो नाबार्ड इसको करते हैं। नाबार्ड भी आपको पता है कि ग्रामीण एरिया में एग्रीकल्चर सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए नाबार्ड बैंक बनाया गया, तो इसको सुपरवाइज जो करते हैं टाइम टू टाइम इसको देखना ये अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, तो वो सारा काम नाबार्ड करते हैं। आरआरबी की बात करें तो ये जॉइंटली ओन किया जाता है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल शेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, जिस राज्य में है उस राज्य की राज्य सरकार का भी होता है, और कुछ स्पॉन्सर बैंक भी होते हैं। इट मीन्स कि आरआरबी को कोई बैंक ऐसे होते हैं जो कि स्पॉन्सर करते हैं, यानी कि वो इसका प्रचार प्रसार इसको प्रमोट भी करते हैं, उसको हेल्प भी करते हैं। तो यहाँ पे कितना परसेंटेज ऑफ शेयर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे 50% है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% है, और जो स्पॉन्सर बैंक है उनका यहाँ पे 35% शेयर है। फाइन। मैंडेट क्या क्या है आरआरबी को क्या क्या करना है, तो यहाँ पे क्रेडिट नीड्स जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को उनकी यहाँ पे जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करना है। एग्रीकल्चर लेबर्स का, सोशली इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, जिससे कि एग्रीकल्चर जो खेती वगैरह है, जो उनका व्यापार है, जो उनका कॉमर्स है, जो इनका इंडस्ट्री है, और कुछ और जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जो कि गाँव वाले एरिया में होती है, वो सारी चीज़ें बेटर तरीके से डेवलप हो सके। साथ ही जो रीजनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है, यानी कि बहुत तरीके का आपको देखने को मिलता है कि रीजनल इम्बैलेंस होते हैं, तो उसको कम करना है और ग्रामीण क्षेत्र में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है। साथ ही इस तरीके का मेजर्स भी डेवलप करना है जिससे कि जो आउटफ्लो होता है रूरल डिपॉजिट जो अर्बन एरिया में जाता है उसको रोकना है। क्योंकि आप देखते हो कि गाँव में जो भी लोग होते हैं ना, वो अक्सर क्या करते हैं कि शहर जाते हैं, शहर में बैंक जाते हैं, वहाँ पर डिपॉजिट करते हैं अपनी जो भी सेविंग्स होती है, तो उस चीज़ को रोकना है। ऐसा ज़रूरी नहीं आप गाँव में हो, गाँव के आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे अगल बगल अगर रीजनल रूरल बैंक है तो वहाँ जाइए, आराम से अपने पैसे को डिपॉजिट कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि शहर में जाकर वहाँ के बैंकों में डिपॉजिट करना और इतना ज़्यादा जो है मुसीबत झेलना। तो ये आराम से आप वहीं रहकर अपने एरिया में जो है बैंकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि लैफ क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है। ये पेज कहाँ गई, यस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक रिकमेंडेशन दिया गया है नरसिम्हन कमेटी की, नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप है, उनके द्वारा ये रिकमेंडेशन दिया गया था कि गांव में भी इस तरीके का बैंक होना चाहिए। तब जाकर ये कानून लाया गया था 1976 में, और उसी के बेसिस में इसको सेटअप किया गया है। लेकिन इसके अलावा भी आप देखो कि आरआरबी को कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होते हैं। क्या क्या इश्यूज़ है जो कि आरआरबी आज के डेट में फेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्रॉब्लम होती है कि इनके पास उस हिसाब का फाइनेंस नहीं होता है, हाई ओवर ड्यूज़ होते हैं, यानी कि ड्यूज़ इनका बहुत ज़्यादा हो गया है। लोन रिकवरी ये बेटर तरीके से नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप लोग देखो कि लोन इनको जो देना होता है वो मेनली ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को, उनके बिजनेस हो गया, उनका खेती बाड़ी हो गया, तो उस हिसाब से वो देते हैं। तो मे बी उनको अगर लॉस होता है तो वापस वो बैंक में लोन को वापस रिपेमेंट नहीं कर पाते, जिसके कारण आरआरबी की जो परफॉर्मेंस है लोन रिकवरी में वो बहुत ज़्यादा पुअर होती जा रही है। और क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में है तो यहाँ पे इस तरीके के बैंकों में अच्छी तरीके की टेक्नोलॉजी भी यूज़ नहीं की जा रही है। सो दीज आर द सम इश्यूज़ जो कि आरआरबी आज के डेट में फेस कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज़ कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लैफ, व्हाट इज़ एमएसएफ एंड व्हाट इज़ कॉल एंड मनी नोटिस मनी मार्केट। सो लैफ की अगर बात करें तो ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है। इट मीन्स कि ये लिक्विडिटी को एडजस्ट करता है, बैंकों की जो लिक्विडिटी है तो लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए होता है। इट मीन्स कि ये आप देखो कि मॉनेटरी पॉलिसी में इसको यूज़ किया जाता है कि कितना बैंक जो है वो मनी को बोरो करेंगे, यानी कि जो रेपो रेट होता है उसके हिसाब से कितना मनी बोरो करेगी, कितना बैंक जो है बोरो करेगी और कितना बैंक जो है वो लोन देंगे। तो इस तरीके से बैंकों का जो एसेट होता है ना उसको लिक्विडेट किया जाता है, यानी कि मैनेज किया जाता है, ठीक है, एडजस्ट किया जाता है। अगर बैंकों के पास, आपको पता होना चाहिए कि अगर एसेट कम होते हैं उनके पास तो वो लोन देने में रेस्ट्रिक्ट लगा देते हैं, यानी कि लोन नहीं देते हैं लोगों को। और बैंकों के पास अगर पैसे ज़्यादा आते हैं, पैसे ज़्यादा मतलब क्या कि अगर हम जैसे कस्टमर अगर बैंक में जाकर डिपॉजिट ज़्यादा करते हैं तो इट मीन्स कि बैंकों के पास एसेट ज़्यादा है,
तो बैंक क्या करते हैं, उसको लोन के फॉर्म में निकाल देते हैं। तो इट मीन्स कि ये क्या हो गया कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है कि किस तरीके से जो है ना यहाँ पे एडजस्टमेंट किया जाए। साथ ही साथ आप देखो कि बैंकों को लेंड करना होता है, बैंक जो है वो लेंड भी करती है आरबीआई को, और वो किस बेसिस पे करती है, यानी कि आरबीआई को भी अगर बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होता है तो आरबीआई बोलते हैं कि आप लाइए, आप मेरे पास रखिए। तो ये रिवर्स रेपो रेट के कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि एक तरीके का रेट होता है जिसमें कि बैंक जो है आरबीआई को लेंड करती है, तो उस रेट के हिसाब से जो है ना वो ले लेती है, आरबीआई ले लेती है। लेकिन वही अगर बैंकों के पास कम हो जाता है तो बैंक जो है आरबीआई से वापस बोरो कर लेते हैं, तो वो रेपो रेट होता है जिस रेट पे वो बोरो करते हैं। तो ये भी चीज़ें चलती है, बैंक का आरबीआई के साथ जो है ना ये भी पैसा लेन देन चलता है, जिसको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट पॉलिसी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इट मीन्स कि एक मार्जिन है और ये एक बहुत शॉर्ट टर्म का बोरोविंग स्कीम होता है किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए। एमएसएफ आप देखो आरबीआई के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा ओवरनाइट जो लेंडिंग रेट है उसमें वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। आप जानते हो कि बैंकों को अपना तो बैंक अपने एनडीटीएल को पूरा करने के लिए, जो कि हर एक फ्राइडे नाइट करना होता है, तो उनके अगर बैलेंस शीट में मिसमैच हो जाता है तब वो क्या करते हैं कि ओवरनाइट बोरो कर लेते हैं, या फिर ओवरनाइट लेंडिंग रेट भी वो दूसरे बैंक को भी लेंड करते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में। तो वो लेंडिंग रेट भी ना बहुत वॉलेटाइल होता है, समटाइम्स बहुत हाई रेट में बोरो करते हैं, लेंड करते हैं, और समटाइम्स बहुत लो रेट में लेंड करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को रोकने के लिए एमएसएफ लाया गया। इट मीन्स कि एक मार्जिन यहाँ पे बना दिया गया कि इससे नीचे जाकर जो है आप इस रेट में, यानी कि एक मार्जिन बना दिया गया, मान लीजिए 2% से नीचे जाकर कोई भी बैंक जो है ओवरनाइट जब लेंडिंग करते हैं तो वो इससे ज़्यादा उससे नीचे जाकर नहीं कर सकते। और ये जनरली रेपो रेट से हाई रखा जाता है। रेपो रेट कहने का मतलब है कि जब आरबीआई लेंड करती है बैंक को जिस रेट पे, उसे हम लोग रेपो रेट कहते हैं। तो इसीलिए इससे जो है ना आपका ज़्यादा रहेगा हमेशा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब कॉल मनी या नोटिस मनी मार्केट क्या होता है? तो कॉल मनी या नोटिस मनी मार्केट जो है एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है हमारे इंडियन मनी मार्केट का। इसके अंदर क्या होता है ना कि फ़ंड को ट्रांजैक्ट किया जाता है ओवरनाइट बेसिस पे, और एक नोटिस मनी मार्केट होता है जिसमें कि नोटिस दिया जाता है और ये फ़ंड जो है ट्रांजैक्ट किया जाता है, वो भी 2 दिन से या 14 दिन के बीच में। तो ये एक ओवरनाइट बेसिस पे भी किया जाता है, या फिर दो दिन से 14 दिन के बीच में जो यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शंस होती है, ट्रांजैक्ट किया जाता है मनी को, उसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, नोटिस मनी मार्केट। यानी कि मनी को ट्रांजैक्शन करने से पहले जो नोटिस दे दिया जाता है उसको हम लोग नोटिस मनी मार्केट या कॉल मनी मार्केट कहते हैं। फाइन। तो ये जितने भी टर्म्स है इकॉनमी के, इसको आपको क्लियर रखना होगा, तभी जाकर आपका कोई भी क्वेश्चंस जो है वो बन पाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर जो लेंडिंग है उसमें अभी रिवाइज़ किया गया है इसके गाइडलाइंस में, तो इसे देख लेते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली आरबीआई के द्वारा रिवाइज़ किया गया है और इसमें अभी न्यू एंटरप्रेन्योरशिप और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता क्या है और ये काम कैसे करता है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी कि कुछ ऐसे सेक्टर है जिसको कि प्रायोरिटी बेसिस पे रखा गया है और उसको सबसे पहले लेंड करना है। जैसे आप कभी भी लोन लेने जाते हो तो यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कमस्टांसेस कि आप या तो एजुकेशन लोन लेने जाते हो, होम लोन लेने जाते हो, या व्हाटएवर। तो उस बेसिस में क्या होता है कि बैंकों के पास एक क्राइटेरिया रख दिया गया है कि अच्छा, जो लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए लोन लेने आएंगे और जो लोग यहाँ पे एजुकेशन के लिए लोन लेने आएंगे, तो किनको यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। तो एक यहाँ पे कैटेगरी रखा गया है। फाइन। तो इसी को कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मेन यहाँ पे फोकस किया गया है कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को जो है ना लोन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि बैंक क्या करते हैं ना कि हमेशा देखते हैं कि उनको कहाँ से इंटरेस्ट हो रहा है। मेनली आप देखो कि बैंक कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में वो ज़्यादा से ज़्यादा लेंड करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से ह्यूज बेनिफिट होता है, ह्यूज लॉस भी होता है अगर रिपेमेंट नहीं हो पाए तो, और भी सारे सेक्टर्स को वो इग्नोर करते हैं। तो बैंकों को ये बाधित कर दिया गया कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, दे आर सम प्रायोरिटी सेक्टर्स जिसमें कि उनको प्रायोरिटी देना है। फाइन। तो इसलिए लाया गया। कुछ यहाँ पे फॉलोइंग फीचर्स है जो कि ये मेथडोलॉजी है किस तरीके से काम करते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक लोन का, जो कि जितना भी यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस के द्वारा यहाँ पे इशू किया जाता है उस हिसाब से ये टाइम टू टाइम यहाँ पे फिक्स होता है एक रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रायोरिटी सेक्टर्स जो यहाँ पे गाइडलाइंस है, इसमें आप देखो कि कोई भी प्रेफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि जितने भी प्रायोरिटी सेक्टर्स लोन है ना, जो भी सेक्टर्स में प्रायोरिटी दिया जा रहा है, तो उसमें कोई प्रेफरेंशियल रेट नहीं है, यानी कि मनमानी रेट नहीं है, एक फिक्स रेट चलेगा। ये जो प्रोविज़न है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? तो सारे कमर्शियल बैंक में होता है, जिसमें कि आपका रीजनल रूरल बैंक भी आता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आते हैं, लोकल एरिया बैंक भी आते हैं। इसके अलावा आप देखो कि प्राइमरी जो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, इसमें भी इसको फॉलो किया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक,
जिनकी की साइजेबल आज के डेट में इंडिया में प्रेजेंस है, उनको मैंडेट किया गया है कि वो 40% जो है अपना एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट को वो मेंटेन करेंगे, ठीक है। वो यहाँ पे अलग रखेंगे 40% जो कि इस सारे सेक्टर्स को लेंड कर किया जाएगा। 100% जितना भी इनके पास एसेट है ना, उसमें से हटा के 40% ये रखेंगे कि इस सारे PSL के लिए वो लेंड करेंगे। फाइन, तो ये चीज़ें रखी गई सारे कमर्शियल बैंकों के लिए। रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एलोकेट किया गया कि वो अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 75% यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देंगे, क्योंकि जब आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को की लिस्ट देखेंगे तो उसमें मेनली यहाँ पे एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सारी चीज़ें हैं, फार्मर्स को क्रेडिट देना, लोन देना, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप देखो कि छोटे छोटे बैंक ज़्यादा बेटर तरीके से ये कर सकते हैं। बड़े बैंकों के पास जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, उनके पास और भी बहुत ज़्यादा काम होता है, इसलिए उनके पास जो ये परसेंटेज रखा गया ये कम रखा गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये परसेंटेज ज़्यादा है। तो इसलिए आप ये कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये सारे रीजंस हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर देखें तो ये जो कंप्लाइंस है बैंक का, ये मॉनिटर किया जाएगा क्वार्टरली बेसिस पे। हर एक 3 महीने का क्वार्टर यहाँ पे लाया जाता है, तो उस बेसिस पे देखा जाएगा कि हाँ बैंक इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। शॉर्टफॉल अगर हम लोग देखें, यानी कि PSL टारगेट जो रखा गया है वो मीट नहीं हो पा रहा है, क्या रीज़न है? बैंकों का आप देखोगे कि शॉर्टफॉल हो रहा है कि वो यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर को बेटर तरीके से लेंड नहीं कर पा रहे जितना यहाँ पे एलोकेटेड अमाउंट रखा गया है, और वो भी कॉन्ट्रीब्यूशन जो किया जा रहा है वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर किया गया है, जो कि नाबार्ड के साथ ये बनाया गया है, तो वो उस हिसाब से एलोकेट नहीं कर पा रहे। ये जो प्रायोरिटी सेक्टर जो टारगेट है ये नॉन अचीवमेंट है, अचीव नहीं कर पाए, तो इसको भी यहाँ पे लिया जा रहा है। और यहाँ पे रेगुलेटरी क्लियरेंस अप्रूवल जो है बहुत सारे पर्पज़ के लिए ग्रांट भी किया जा रहा है, तब ये देखा जा रहा है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स जो है अपना टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है कुछ। अब देखते हैं कि प्रायोरिटी लेंडिंग सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दिया जाता है। PSL सर्टिफिकेट क्या होता है? इस मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि सेलर जो है जितनी भी यहाँ पे ऑब्लिगेशंस रखी गई है और जितने भी बायर्स है वो भी इस ऑब्लिगेशंस के साथ वो सारे लोन्स को बाय किए हैं विदाउट एनी रिस्क, यानी कि लोन असेट और बिना किसी रिस्क के ट्रांसफ़र होते हुए, तो उस सारे बैंकों को इस तरीके का सर्टिफिकेट दिया जाता है। इट मीन सिंपल है कि जो टारगेट यहाँ पे रखा गया है PSL नॉर्म्स का, अगर कोई भी बैंक उसको फॉलो करते हैं, सिर्फ लोन देना ही नहीं, वापस लोन रीपेमेंट का भी, तो उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इससे क्या होता है कि बैंक जो है ना, उनके पास ये रहेगी, उनको अपना एक PSL टारगेट को अचीव करना है, सब टारगेट को भी अचीव करना है। और इससे क्या होता है कि जब वो सब टारगेट को उस टारगेट को अचीव भी कर लेते हैं, तो सरप्लस बैंक को यहाँ पे इंसेंटिवाइज भी किया जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा वो अच्छा काम किए हैं तो उनके लिए उनको शाबाशी भी दी जाती है। तो ये सारा काम करना पड़ता है, तभी जाकर जो है बैंक भी काम कर पाते हैं। तो हमेशा एक एक्स्ट्रा पर्क्स देने की बात की जाती है, इंसेंटिवाइज यानी कि पैसे के फॉर्म में यहाँ पे हेल्प किया जाता है। फाइन, तो ये होता है एक सर्टिफिकेट जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं कि क्या चेंज किया गया है, ये जो नया गाइडलाइन लाया गया है इसमें क्या चेंजेस है। तो इसमें RBI के द्वारा कंसीडर किया गया है जो भी रिकमेंडेशन यहाँ पे UK सिन्हा के द्वारा दिया गया है, जो कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की जो कमेटी है उसको ये हेड कर रहे थे। साथ ही MK जैन जो कि इंटरनल वर्किंग कमेटी को लीड कर रहे हैं और वो एग्रीकल्चर क्रेडिट को भी रिव्यू कर रहे हैं। तो इन दोनों के द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया है जिसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ चेंजेस की जा रही है। फ्रेश कैटेगरीज इंक्लूड किया गया है PSL कैटेगरी में, जैसे कि बैंक यहाँ पे फाइनेंस करेंगे स्टार्टअप्स को। स्टार्टअप्स जो कि अगर आपके पास भी न्यू इनोवेशन, कुछ न्यू आइडिया है जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अपने खुद का बिजनेस आप खड़ा करना चाहते हैं, तो ये एक स्टार्टअप होता है। तो 50 करोड़ जो है यहाँ पे बैंक फाइनेंस करेगी स्टार्टअप को। साथ ही फार्मर्स को लोन दिया जाएगा, चाहे वो सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल करना चाहे, ग्रिड कनेक्टेड जो सोलराइजेशंस है उसके लिए, या फिर कंप्रेस्ड अगर बायोगैस जो प्लांट है उसको अगर सेटअप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फ्रेश कैटेगरीज है जो कि इंक्लूड किया गया है स्टार्टअप के लिए, साथ ही फार्मर्स के लिए जो भी सोलर पावर प्लांट अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं, और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट अगर वो सेटअप करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है उनको यहाँ पे PSL कैटेगरी के अंदर उनको लोन दिया जाएगा। हाईएस्ट वेटेज अगर हम लोग देखें तो इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट को रखा गया, जो कि आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि कुछ ऐसे भी जिला है जिसको कि आइडेंटिफाइड करके रखा गया कि इस सारे ज़िले में बेटर तरीके से यहाँ पे ज़्यादा वेटेज रखा गया है कि इस तरीके का PSL नॉर्म्स को पूरा करना है। ये जो टारगेट है ना, ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए भी प्रिस्क्राइब किया गया है, कुछ वीकर सेक्शंस है उनके लिए भी यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है, और कुछ फेज मैनर में इंक्रीज़ भी किया जाएगा। हायर क्रेडिट लिमिट जो है ये स्पेसिफाई किया गया है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPO है। FPO कहने का मतलब है कि कुछ फार्मर्स होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ फार्मर्स है, वो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं और उसी के बेसिस पे वो जो है काम कर रहे हैं, चाहे वो खेती बाड़ी करे या फिर इसी के साथ वो अलाइड सेक्टर्स पे भी ध्यान दे जिससे कि उनका और उनके फैमिली का भला हो पाए। तो इस तरीके से एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेनली प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं। फाइन,
तो उनके लिए भी हायर क्रेडिट लिमिट को यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। साथ ही लोन लिमिट रखा गया है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, और जो भी लोन लिमिट रखा गया है उसको डबल कर दिया गया है। और इम्प्रूवमेंट अगर देखें तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए क्रेडिट लिमिट जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया, जो भी आयुष्मान भारत के अंदर है, तो उसको भी डबल कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें की गई है, डबल भी किया गया है, कुछ नई कैटेगरी को इंक्लूड किया गया है, और जहाँ पे भी ज़रूरत लगेगा वो आगे आने वाले दिनों में वहाँ पे भी आपका क्रेडिट जो है वो इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। तो ये सारे कुछ चेंजेस किए गए हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंक के पास, जो कि है स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छा है, आपका एक ही जगह पे सारे तरीके के बैंकों का रिवीजन हो पा रहा है, तो आप इसको बाइफर्केट करने में आसानी हो रही होगी। आप समझते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है क्या। बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसको प्रिपेयर किया जा रहा है कि वो अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को लॉन्च करेंगे। अब ये IPO क्या होता है? IPO होता है जब कोई भी बैंक अपनी पहली बार, कोई भी बैंक या कोई भी कंपनी पहली बार अपने शेयर को जब लॉन्च करती है ना, तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। ठीक है, IPO। तो बहुत सारे यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो अपना IPO को लॉन्च करेंगे। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो होप कर रहे हैं कि अपने खुद की जो लिस्टिंग डेडलाइन है उसको एक्सटेंड करने का। तो RBI की गाइडलाइन यहाँ पे ज़रूरी है यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक को, कि वो 3 साल के अंदर उनकी जो नेट वर्थ है वो अगर 5 करोड़ तक रीच कर गई है तो फिर वो अपना IPO को मीन्स लॉन्च कर सकते हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बेसिक चीज़ें देख लीजिए। एक्चुअली ये प्राइवेट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि ये प्राइवेट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि फिनेंशियल इंक्लूजन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। फिनेंशियल इंक्लूजन कहने का मतलब है कि हर एक लोगों के पास एक बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए। हर एक लोग को बैंक अकाउंट से जोड़ने के लिए इसको फिनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, जिसके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक लाया गया बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के कि वो कहाँ पे अपना ऑपरेट करेंगे इस तरीके का बैंक का। जैसे कि रीजनल रूरल बैंक के लिए तो रेस्ट्रिक्शन है कि वो ग्रामीण क्षेत्र में ही करेंगे। लोकल एरिया बैंक के लिए भी एक रेस्ट्रिक्शन है कि वो इसी एरिया में यहाँ पे अपना बैंक ओपन करेंगे। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कोई भी यहाँ पे एरिया जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसी पर्टिकुलर एरिया में अपने बैंक को इस्टेब्लिश करेंगे। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आगे बढ़े तो ये एक बेसिक बैंकिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक जैसे कि आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो, और ये अनबैंक्ड सेक्शंस को लेंडिंग भी करते हैं। जस्ट लाइक कि स्मॉल फार्मर्स को ये अगर लोन लेना है तो लोन देंगे, माइक्रो बिजनेस इंटरप्राइजेस को भी लोन देंगे, एंड माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को, साथ ही साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंटिटीज़ को भी यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा इसके तहत, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि कुछ जो ऑपरेशनल यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक है इंडिया में, जैसे इसका नाम भी देख लीजिए, जन लक्ष्मी यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक है और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ये सारे बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक आज के डेट में तो देखने को मिलते ही है। साथ ही ये जो प्रपोज किया गया है, किसका आइडिया था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक होनी चाहिए, तो ये कमेटी हमारी नचिकेत मोर कमेटी, जिनके द्वारा ये रिकमेंडेशन दिया गया था, और एक वन ऑफ द डिफरेंशिएटेड बैंकिंग सिस्टम हमारे लिए है, जो कि आप देखो कि एनुअल बजट 2014 में ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो इतनी कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक के लिए। अब कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि व्हाट इज़ पेमेंट बैंक एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक। तो पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आपकी सारी कन्फ्यूजन ये भी आपकी दूर हो जाएगी। पेमेंट बैंक आप लोग भी यूज़ करते होंगे, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना लेकर आ रहे हैं। तो पेमेंट बैंक को कौन प्रमोट कर सकते हैं, तो पेमेंट बैंक को प्रमोट कर सकते हैं प्रिपेयर्ड यहाँ पे कार्ड इशूअर्स हैं, टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, साथ ही बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, सुपरमार्केट चेन है, कोई कॉर्पोरेट है, या फिर आप देखो कि रियल्टी सेक्टर है, कोऑपरेटिव है, PSU है। तो उन सब का अधिकार है कि वो अपना पेमेंट बैंक ला सकते हैं। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन ला सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल भी इसको ओपन कर सकते हैं या कोई प्रोफेशनल भी ओपन कर सकते हैं जिनका फाइनेंस में, NBFC में, माइक्रो फाइनेंस में या फिर लोकल एरिया बैंक में 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब देखते हैं कि व्हाट दे मस्ट डू, ये क्या करेंगे। पेमेंट बैंक का क्या काम है कि इनके पास मिनिमम कैपिटल तो 100 करोड़ होना चाहिए। साथ ही इनको 75% डिपॉजिट जो है गवर्नमेंट बॉन्ड के साथ रखना है, 25% डिपॉजिट जो है वो दूसरे बैंकों में इनको बना के रखना है। एटलीस्ट इनका 26% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इंडियन के द्वारा, और इनका नेट वर्थ जो है वो 500 करोड़ से अगर ज़्यादा हो गया तो ये लिस्टेड होगा। साथ ही साथ 25% ब्रांचेस इनका अनबैंक्ड एरिया में हो, अनबैंक्ड एरिया में जहाँ पे भी कोई और बैंक नहीं हो तो उस एरिया में इनको अपना ब्रांच इस्टेब्लिश करना है। साथ ही फुल्ली नेटवर्क्ड हो और टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, यानी कि पूरी तरीके से ये अच्छे से काम करे और टेक्नोलॉजी से लैस रहे। साथ ही हैव 1 लाख कैप फॉर डिपॉजिट इन 1 अकाउंट, यानी कि एक अकाउंट में जो है कैप लगाया गया है कि अगर आप पेमेंट बैंक में अपना डिपॉजिट करते हो तो एक इंडिविजुअल है वो सिर्फ 1 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ यहाँ पे प्रोविज़न है जो कि आपको
आपको पेमेंट बैंक में देखने को मिलेंगे, बट स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे मिनिमम कैपिटल जो है यानी कि मिनिमम पैसा कितना होना चाहिए 100 करोड़, विच इज़ सेम लाइक पेमेंट बैंक। और इनका एक्सटेंड किया गया है 75% लोन कि ये प्रायोरिटी सेक्टर को देंगे। अब ये एक अगेन डिफरेंस पॉइंट है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर को लेंड करेंगे बट पेमेंट बैंक नहीं करते हैं। 25% ब्रांचेस इनका अगेन अनबैंक्ड एरिया में होना चाहिए, विच इज़ सेम, ठीक है, पेमेंट बैंक के जैसा। इनको रिजर्व्स रिक्वायरमेंट को भी मेंटेन करना होता है। रिजर्व्स रिक्वायरमेंट जैसे कि आरबीआई के साथ सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, ये सब मेंटेन करना होता है। सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व्स रेशियो है। इट मीन्स कि कुछ परसेंट जो है, जैसे आज के डेट में ये 3% है, तो हर बैंकों को, स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी 3% जो इनका टोटल एसेट है उसका 3% जो है ये कैश के फॉर्म में आरबीआई के साथ इनको मेंटेन करना होता है, रिजर्व करके रखना होता है। एसएलआर है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो आज के डेट में 19% है। तो ये बैंकों को अपना जो टोटल एसेट है उसका 19% जो यहाँ पे चाहे वो कैश के फॉर्म में रखे, चाहे गोल्ड के फॉर्म में रखे या बॉन्ड के फॉर्म में रखे, उनको आरबीआई के साथ जो है इसको भी सिक्योर करके रखना होता है। फाइन, लेकिन ये काम पेमेंट बैंक को नहीं करना होता है। साथ ही इनका कैप लोन रखा गया है इंडिविजुअल या ग्रुप में। जो इंडिविजुअल में है वो 10% देना है, जितना भी स्मॉल फाइनेंस बैंक का नेट वॉर्थ होगा, टोटल जितना नेट वॉर्थ है उसका 10% इंडिविजुअल को लोन दे सकते हैं, और ग्रुप को अगर देखें कोई ग्रुप को तो उसको 15%। और इनका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट नेटवर्क होना चाहिए, अच्छा खासा इनका बिजनेस होना चाहिए। फाइन, तो ये सारे कुछ फीचर्स है जो कि आपको पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखने को मिलेगा। व्हाट दे कैन डू, ये कर क्या सकते हैं? पेमेंट बैंक क्या कर सकते हैं? इंटरनेट बैंकिंग ऑफर कर सकते हैं, यू ऑल आर यूजिंग। साथ ही साथ ये म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन को भी सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। बिल पेमेंट सर्विस जो है कस्टमर के लिए ऑफर कर सकते हैं। इनका अपना पेटीएम बैंक का भी एटीएम होता है। साथ ही ये फंक्शन कर सकते हैं यहाँ पे जो बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट होते तो दूसरे बैंकों के जैसा ये बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट जैसा भी काम कर सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या काम है? ये जो है फॉरेक्स को सेल कर सकते हैं कस्टमर को, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो दूसरे कंट्री की करेंसी होती है उसको भी ये कस्टमर को दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस, पेंशन को भी ये सेल कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं फुल फ्लेज्ड बैंक में। यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अगर वो बैंकों वाली फुलफिल करते हैं तो एक दिन के बाद उनको बैंक में भी कन्वर्ट कर दिया जा सकता है और पूरे कंट्री में इनको एक्सपेंड भी किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है बैंकों में, लेकिन आरबीआई के अप्रूवल के बाद ही, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई अप्रूव करेगी तभी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये फुल फ्लेज्ड बैंक भी बन सकता है। क्या ये नहीं कर सकते हैं? अगर पेमेंट बैंक की बात करें तो ये क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं कर सकते, आपके पास कोई भी पेमेंट बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, लोन एक्सटेंड नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो क्रॉस बॉर्डर रेमिटांस है उसको हैंडल नहीं कर सकते। रेमिटांस कहने का मतलब है कि जैसे आप आज इंडिया में हो लेकिन कल अगर आप मान लीजिए यूएस चले जाते हैं तो वहाँ पे आप जॉब करते हो, वहाँ पे अर्न करते हो, तो कुछ पैसे आप अपने घर में जो फैमिली मेम्बर्स इंडिया में है उनको ज़रूर सेंड करोगे। तो जो बाहर जाकर हमारे इंडियंस कमा कर अगर वापस इंडिया में अपने फैमिली मेम्बर्स को भेजते हैं तो उसे हम लोग रेमिटांस कहते हैं। और इसी रेमिटांस को रिसीव करने में हम लोग पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर में आते हैं क्योंकि हमारे इंडियंस जो है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में स्प्रेड है। फाइन, तो ये रेमिटांस को जो है हैंडल नहीं कर सकते, पेमेंट बैंक के थ्रू जो है रेमिटांस नहीं भेजा जा सकता। साथ ही एनआरआई डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो है उनकी डिपॉजिट को ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम लोग देखें तो ये क्या नहीं कर सकते, तो अपने बड़े बड़े लोन्स को ये एक्सटेंड नहीं कर सकते, फ्लोट सब्सिडीज़ नहीं दे सकते। साथ ही कैन नॉट डील इन सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट और सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं उसमें ये डील नहीं कर सकते। फाइन, तो ये सारे कुछ कंपैरिजन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैं आपके साथ डिस्कस की हूँ। तो आई होप कि आपका कोऑपरेटिव बैंक हो गया, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गया, साथ ही आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया, पेमेंट बैंक हो गया, ये सारे इतने तरीके के टाइप्स ऑफ बैंक हैं जिसमें कि आप बेटर तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक होगा रिस्ट्रक्चरिंग, रिकवरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट, यानी कि बैंकों की जो लोन देने का उनका अधिकार है, जो हम लोग इतने फ्रीली लोन ले लेते हैं तो लोन वापस नहीं देना, यानी कि मैं लोन ले ली हूँ लेकिन किसी कारणवश अगर मेरी बिज़नेस अच्छे से काम नहीं कर पाए या मैं अर्न नहीं कर पा रही हूँ, उस हिसाब के मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं बैंकों की जो लोन ली हूँ उसको मैं रीपेमेंट कर सकूँ, तो बैंकों को यहाँ पे घाटा हो जाता है और उसे हम लोग कहते हैं NPA, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि जो एसेट बैंक का है वो अब अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस चीज़ के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले आपको सारफेसी एक्ट देखने को मिलेगा जो कि है इस सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। उसके बाद हम लोग IBC देखेंगे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ARC कंपनी है, एंड देन कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम देखेंगे जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 230 से 232 में है। तो आइए स्टार्ट करते देखते हैं,
क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे आइडियाज़ निकल कर आए हैं बैड बैंक को लेकर और एफर्ट्स को लेकर कि किस तरीके से ये जो लोन है इसको वापस से रिकवर किया जाए। लोन देने का मतलब होता है कि उसके साथ इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस आएंगे, तो इंटरेस्ट नहीं तो कम से कम जो बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट है बैंकों का वो तो कम से कम वापस आ जाए। तो इसी चीज़ को रिकवर करने के लिए इतने सारे बॉडीज़ का क्रिएट किया गया है। तो सबसे पहले ये हमारा पुराना कानून है और बहुत ही बढ़िया कानून है, जो कि जो कर्जे होते हैं ना डिफ़ॉल्टर की, उसको रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो 5 जज जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपको देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनके द्वारा भी कहा गया कि कॉर्पोरेट बैंक जो है वो यहाँ पे सरफेसी एक्ट को यूज़ करेंगे, जिससे कि उनका जो यहाँ पे डेट है, कर्जा है डिफ़ॉल्टर से, वो इसको रिकवर करेंगे और सीज़ करेंगे। उनकी जो भी एसेट है वो सीज़ करेंगे, जिससे कि वो अपने ड्यूज़ को रिकवर कर सके। इट मीन्स कि अगर मैं बैंकों का लोन ली हूँ और लोन लेकर रिपेमेंट नहीं कर रही हूँ, तो अब वो लोग कोशिश करेंगे, मेरे पास आएंगे लोन को वापस लेने के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है, और साथ ही इंटरेस्ट को भी रिकवर करने का कोशिश करेंगे। तो मैं अगर कुछ भी नहीं दे पाई तो मेरे जितने भी एसेट होंगे, चाहे मेरा घर हो, ज़मीन हो, गाड़ी हो, सब कुछ वो जो है सील करके ले जाएंगे। तो इस तरीके का यहाँ पे ये आपका सरफेसी एक्ट कहता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, इनमें कहा गया कि पार्लियामेंट के पास जो है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, यानी कि जो कानून बनाया गया है सरफेसी एक्ट में, उसी के हिसाब से यहाँ पे काम करना है, रिकवरी करना है। जो भी बैंकों का ड्यूज़ है उसको रिकवरी करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उनको रजिस्टर किया गया है स्टेट लॉज के अंदर, और वो यहाँ पे कवर्ड किए जाएंगे जो कि यूनियन लिस्ट के एंट्री 45 है उसके तहत। साथ ही साथ ये जो कोऑपरेटिव बैंक है ये सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जो कि बैंक काम करते हैं, और वो बैंकिंग कंपनीज़ के अंदर, जो कि यहाँ पे बैंकिंग जो रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो भी बैंक काम करते हैं वो सारे एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व है। जजमेंट जो यहाँ पे दिया गया है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा कोऑपरेटिव बैंक के लिए, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हो पाएगी। उनका जो बैड लोन्स है उसको रिकवर किया जाएगा इस कानून के तहत। तो आप समझते हैं कि 2002 का कानून है क्या। एक्चुअली ये कानून बनाया गया था जस्ट एनपीए को यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए, और जो बैड एसेट है, यानी कि इसको बैड एसेट भी कहते हैं या एनपीए कहिए आप लोग, हर एक डिफरेंट तरीके का नाम है इनका। तो इसको, इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ ओनली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे यहाँ पे अलाउ किया गया है। जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, यानी कि जो लेंडर्स है जो कि लोन यहाँ पे बैक किए हुए हैं किसी भी तरीके का मॉर्टगेज रखकर, कि जैसे कि मैं अगर लोन लेती हूँ तो मैं अपना जो ज़मीन का पेपर है वो रख दूँ, तो क्या होगा कि मैं अगर लोन वापस नहीं दूँगी तो मेरे ज़मीन जाकर वो लोग हड़प लेंगे। तो इस तरीके से सिर्फ अलाउ किया गया है वैसे क्रेडिटर्स को। साथ ही साथ इस कानून में क्या है कि प्रोसीजर भी रखा गया है रिकंस्ट्रक्शन और रेगुलेशन करने का, यानी कि एक कंपनी बनाई जाएगी जिसको कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहा जा रहा है। ये कंपनी का काम क्या होगा कि ये बैंकों के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपका कितना जो है यहाँ पे एनपीए है। तो बैंक बताती है कि इनके पास 19,000 करोड़ तक का एनपीए है। तो ये क्या करेंगे ना कि इतने एनपीए को ये खरीद लेंगे, और ये कंपनी क्या बोलेगी कि मैं आपके पैसे को वापस से रिकवर करके आपको दूंगा, ठीक है। तो ये काम किया जाता है इस कंपनी के द्वारा। एसेट रिकंस्ट्रक्शन है, यानी कि जो पैसा है फिर से ये बनाया जाएगा, और एक तरीके का एक्टिविटी है कि एनपीए को परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि ऐसा एसेट बैंकों का जो कि काम नहीं कर रहा था अब वो काम करेगा, यानी कि लोन को रिकवर करने का ये कंपनी पूरी तरीके से काम करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, तो प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे जो बोरोवर का बिज़नेस है, यानी कि मैं अगर यहाँ पे बोरो की हूँ और बैंक मुझे लेंड किए, तो मेरे जो बिज़नेस है उसको प्रॉपर मैनेज किया जाएगा, देखा जाएगा, चेंज किया जाएगा। साथ ही सेल और लीज़ करने की भी बात की जाएगी कुछ बिज़नेस के कुछ पार्ट को, या रीस्केड्यूल किया जाएगा, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि हाँ बैंकों का इतना कर्जा है तो मैं इस दिन नहीं तो इसके बाद कभी भी इसको जो है डेट को रीपेमेंट कर सकती हूँ, तो इस तरीके का काम किया जाएगा। सिक्योरिटाइजेशन कहने का क्या मतलब होता है, यानी कि एक तरीके का प्रोसेस है जो आज के डेट में एग्जिस्टिंग लोन है ना उसको वो यहाँ पे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करेंगे एआरसी कंपनी के ही द्वारा। तो यहाँ पे जो सरफेसी एक्ट में आप सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं, देखते हैं, तो कहने का मतलब है कि इसको सिक्योरिटीज़ में, जैसे आप देखते हो ना कि गवर्नमेंट की जीसेक होती है, जीसेक को सेल परचेज किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ आप लोग देखे होंगे, बहुत फेमस है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन उसे कहते हैं जहाँ पे जीसेक को सेल या परचेज किया जाता है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, जो लोन है, उसको भी ये लोग कोशिश करेंगे कि अगर वो लोग पूरी तरीके से पैसे के फॉर्म में वापस नहीं ले पाए तो कम से कम एक सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में भी वापस ला सके। तो ये भी एक यहाँ पे प्रोविज़न रखा गया है। अब देखिए कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट का इन्फोर्समेंट वो भी लेंडर्स के द्वारा बिना किसी कोर्ट के इंटरवेंशन के से होगा, यानी कि यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट का जो इन्फोर्समेंट किया जाएगा वो बिना कोर्ट के इंटरवेंशन, कोर्ट जाना आना नहीं होगा, लेकिन एक नोटिस दिया जाएगा 60 डेज़ का। जितने भी डिफ़ॉल्टर्स बोरोवर्स है या बैंक है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उनको 60 डेज़ 2 महीने पहले यहाँ पे नोटिस दे दिया जाएगा कि वो यहाँ पे जितने भी एसेट है उसको वापस करे या फिर मैनेज करे इस तरीके के एसेट को, या फिर किसी पर्सन को अपॉइंट करे कि वो इस
तरीके के एसेट को मैनेज करे, या फिर डेप्टर को वो आस्क करे, पूछे जो भी बोरोवर के कि वो अपने ड्यूज़ कब तक देंगे। तो ये सारा काम भी यहाँ पे होगा। सेंट्रल रजिस्ट्री को यहाँ पे बनाया जाएगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है सिक्योरिटाइजेशन का तो उसको वो रजिस्टर करें, और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल एसेट है उसको रिकंस्ट्रक्ट करें और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को भी क्रिएट करें। तो ये काम भी किया जाएगा। सेंट्रल रजिस्ट्री बनाई जाएगी जो कि सारी चीज़ को वो रजिस्टर्ड करेंगे। एप्लीकेशन यहाँ पे होगा, यानी कि जितने भी रिकवर्ड सिक्योर्ड डेट है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे एप्लीकेशन भी फाइल किया जाएगा बोरोवर या फिर लेंडर्स के द्वारा। और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल भी यहाँ पे बनाया गया है। ये भी चीज़ याद रखिएगा। एक तो कंपनी बनाया गया है, कंपनी का काम है कि वो पैसे वापस ला के देंगे। अब यहाँ पे एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है। ट्रिब्यूनल भी एक बैंकों जैसा काम करते हैं, जिनके पास सिविल कुछ पावर होते हैं, सिविल पावर आप कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, डेट रिकवरी है। अगर कोई भी इंसान, जैसे कि मैं अगर जिद पे अड़ जाऊँ कि मैं तो पैसा नहीं देने वाली, साथ ही मेरे जो कोई भी एसेट है वो आपने नहीं हड़प सकते, तो मेरा ये डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा और ये केस कहाँ चल जाएगा, ट्रिब्यूनल में। मैं भी लड़ने जाऊँगी ट्रिब्यूनल में और सामने वाला जो कंपनी है वो भी मेरे साथ लड़ेगा। और ये क्या होगा कि डेट को रिकवर करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया कि स्पेशली यहाँ पर यही बातें की जाएगी कि मैं जो लोन ली हूँ इसको मैं वापस करूँगी कि नहीं करूँगी, और क्यों नहीं करूँगी, ये सारे तर्क वितर्क होंगे। और यहाँ पे एक कह सकते हैं कि मेडिएशन किया जाएगा, यानी कि आपका एक सलाह मशवरा किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा जो भी डिस्प्यूट अराइज हुए। तो इस तरीके से यहाँ पे एक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है। फाइन। तो ये भी ध्यान रखना है, जितने भी डेट्स है बैंकों का या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इस कानून के तहत, तो उसको रिकवर करना है। प्रोविज़न इस एक्ट में क्या है कि कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये खुले छूट जैसा है कि हर जगह एप्लीकेबल होगा, कहीं कहीं ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इट मीन्स कि एग्रीकल्चर लैंड में जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट अगर एग्रीकल्चर लैंड में क्रिएट किया गया तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर कोई केस जहाँ पे आप देखो कि अमाउंट ड्यू है और वो 20% से कम है, प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट जितना भी लिया गया है उसके 20% से कम अगर ड्यू है तो वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। साथ ही कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो कि रीपेमेंट, किसी भी तरीके का फाइनेंशियल एसेट को रीपेमेंट करने के लिए सिक्योर किया गया और ये लेस देन 1 लाख रुपीज़ है, तो यहाँ पे भी नहीं देखा जाएगा। इट मीन्स कि ये जो कंपनी है, आपका ARC कंपनी बनाया जा रहा है और सार्फेसी कानून जहाँ पे अप्लाई होगा, ये 3 कंडीशन रखा गया है जहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अगर एग्रीकल्चर लैंड में इंटरेस्ट आपका क्रिएट किया गया, या फिर ऐसी जो कि आपका ड्यूज़ जो है सिर्फ 20% लोन का रह गया, 20% से कम रीपेमेंट का लोन का रह गया, या फिर यहाँ पे 1 लाख से भी कम जो है फिनेंशियल एसेट जो है वो रिपेमेंट करना है, तो इस जगह इस तरीके के केस में जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन कहाँ कहाँ अप्लाई होगा ये आप समझ गए बेटर तरीके से। ओके, तो मुझे लगता है कि आज इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे IBC के साथ, क्योंकि ये थोड़ी लॉन्ग सारी ये टॉपिक है, तो इसी के साथ हम लोग आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं इसे। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे ये भी आपका टर्म्स है, जैसे कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो मैं इतनी देर से कह रही हूँ। सो व्हाट इज़ दिस? सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या होता है? ये एक लोन के ऊपर होता है जो कि लीगल क्लेम करते हैं कोलैटरल के लिए। जैसे कि जो बोरोवर्स है वो यहाँ पे अलाउ करते हैं लेंडर्स को कि कोलैटरल को वो रिपोज करें या फिर सेल करें अगर लोन वापस नहीं दिया गया है। मान लीजिए कि मैं जो है अपने जो ज़मीन का पेपर रख कर आई हूँ और लोन ली हूँ, अगर मैं लोन वापस नहीं देती हूँ तो एक सिक्योरिटी इंटरेस्ट चला गया बैंक के पास कि उनके पास ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट है कि अगर उनको लगता है कि मैं इतने दिन तक बैंक का लोन वापस नहीं कर रही हूँ और नहीं करूँगी आगे आने वाले दिनों में, तो वो मेरे जो पेपर है ज़मीन का वो उसको हड़प सकते हैं। ठीक है, हड़प क्या, वो लीगली उसको क्लेम कर सकते हैं कि अब ये बैंकों का हो गया। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट इसे कहते हैं। सिक्योरिटी रिसिप्ट कहने का मतलब है कि रिसिप्ट या दूसरी तरीके की सिक्योरिटी जो कि ARC कंपनी के द्वारा इशू किया जा रहा है किसी भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, और वो एक तरीके का एविडेंस होगा, साक्ष्य होगा कि वो यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट को खरीदे हैं जो भी यहाँ पे सिक्योरिटाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है। यानी कि आप देखते हो कि सिक्योरिटी के अंदर ये जो इन्वॉल्व है, अगर वो उसको फाइनेंशियल एसेट को खरीदे हैं तो एक तरीके का ये आपका एविडेंस होगा ARC कंपनी के लिए, तो उसको ये कहा जा रहा है सिक्योरिटी रिसिप्ट। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी नरसिम्हन कमेटी है 1991 का, और ये दूसरा कमेटी है 1998 का। तो पहले का जो यहाँ पे आपका कमेटी है ये बोली है कि एक सेंट्रल एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड क्रिएट करना है जिसमें कि बैंकों को फैसिलिटेट किया जाए कि वो अपने बैलेंस शीट को इम्प्रूव करें। और दूसरी जो कमेटी अगेन जो 7 साल के बाद बनाई गई थी 1998 में, उसके द्वारा प्रपोज किया गया था कि हाँ इस तरीके का कंपनी भी होना चाहिए। तो RBI इसको रेगुलेट करेगी इस कंपनी को, और ये कंपनी जो होते हैं ARC, इसको डेजिग्नेट किया गया है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के जैसा रखा जाएगा। ये जो ARC है इसको कंपनीज एक्ट के तहत इसको लाया गया है और रजिस्टर्ड किया गया है RBI के साथ, वो भी यहाँ पे इस कानून के द्वारा जो कि सार्फेसी एक्ट है। तो अगर हम लोग फर्स्ट ARC कंपनी के नाम के बारे में अगर देखें तो ARCIL है, जो कि ये सेटअप किया गया था ICICI बैंक के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और IDBI बैंक के द्वारा। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन को भी आप याद कर सकते हो, वेरी फैक्चुअल है।
तो 2-4 बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। ओके, तो आज के लिए इतनी ही रखते हैं। और हाँ, आप लोग फरवरी मंथ की जो विज़न है इसकी करंट अफेयर्स मैगजीन के लिए भी बोल रहे हैं, तो मैं बहुत ही जल्द उसे लेकर आऊँगी। मैं सोचती हूँ कि उसे भी साइड बाय साइड में कंप्लीट करा दूँ, क्योंकि फिर मार्च मंथ की भी पब्लिश हो जाएगी, तो इसीलिए। तो चलिए कल देखते हैं, कल आपको उसकी फर्स्ट लेसन मिल जाएगी पॉलिटी की, फिर साइड बाय साइड आपका ये PT 365 भी चलते रहेगा। सो आज के लिए इतनी, मिलते हैं कल। थैंक यू।